नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। लाख टके की बात में आज सबसे पहले बात होगी लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा जारी है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, जिस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। उसके बाद आपको बताएंगे यूपी में सीएम योगी ने घुसपैठियों को लेकर कड़े एक्शन की बात कही है और अखिलेश के बयान पर बीजेपी की तरफ से पलटवार भी आया। साथ ही बात होगी मथुरा में देवकीनंदन ने बयान दिया कि अयोध्या के बाद में मथुरा काशी ले लेंगे, जिस पर एसपी सांसद रमाशंकर राजभर ने पलटवार किया। और फिर आपको बताएंगे कफ सिरप कांड में सीएम योगी के कड़े निर्देश पर एसआईटी गठित कर दी है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस ने जानकारी दी। अब तक 28 जिलों में 128 केसेस दर्ज किए गए हैं। अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। एसआईआर को लेकर पूरे यूपी में पुलिस की वेरिफिकेशन ड्राइव जारी है। सीएम योगी ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर घुसपैठियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही लिखा है कि यूपी में निर्णायक कार्रवाई जारी है। यूपी में घुसपैठी किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है और अखिलेश के एसआईआर पर सवाल उठाने पर बीजेपी का भी पलटवार आया है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। एसआईआर को लेकर पूरे यूपी में पुलिस की वेरिफिकेशन ड्राइव चल रही है, जिसमें अलग अलग शहरों में रोहिंग्याओं और घुसपैठियों की तलाश की जा रही है। सीएम योगी के निर्देश के बाद से पुलिस प्रशासन की टीम लगातार एक्शन में है। वहीं घुसपैठियों को लेकर सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, यूपी में घुसपैठियों पर निर्णायक कार्रवाई शुरू हो चुकी है। रोहिंग्या बांग्लादेशी पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। बेहतर कानून व्यवस्था और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। घुसपैठिए किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। संसाधनों पर अधिकार नागरिकों का है, घुसपैठियों का नहीं। सुरक्षा ही समृद्धि का आधार है। प्रदेश की सुरक्षा सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। पुलिस के अभियान पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है और उन्होंने एसआईआर को वोट जोड़ने का नहीं बल्कि वोट काटने का अभियान बताया। वोट जोड़ना है और जहां इलेक्शन कमीशन का काम होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट देने का अधिकार बने, वोट उनका बन जाए, वहीं हमें देखने को मिलता है कि एसआईआर के बहाने ये वोट काटना चाहते हैं। ये तो पहली बार सुनने को मिला है कि संविधान से बनी हुई संस्था वोट बनवाने से ज्यादा वोट कटवाने की चिंता कर रही है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि बिहार में मिली हार पर विपक्ष में हताशा और निराशा है। अखिलेश यादव जी से पूछना कि जरा पुराने अखबार की कटिंग कोई निकाल लें, आप अपना ही चैनल दिखा देना। अगर किसी चैनल में हो तो उसका चैनल की जो इनके रिजिम की घटनाएं दिखा दीजिएगा तो उनका मुंह बंद हो जाएगा। मंत्री योगी जी कह रहे हैं कि लगातार बांग्लादेश और रोहिंग्या की बात कर रहे हैं घुसपैठ। हाँ, कोई भी घुसपैठिया जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो अवैध रूप से घुसा दिए गए, उनको निकाल बाहर किया जाएगा और कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा भी मिलेगी। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का कहना है कि भ्रम फैलाकर अखिलेश को कुछ जीत हासिल हुई थी, इसीलिए वो हर मुद्दे पर अब भ्रम फैलाने की कोशिश में जुटे हैं। आरक्षण करो मरो की स्थिति आ गई। आरक्षण संवैधानिक व्यवस्था के तहत पूरी तरह सुरक्षित है, संरक्षित है और यही भ्रम फैला के इन लोगों को एक आंशिक सफलता लोकसभा मिल गई है। तो बार बार संविधान संविधान चिल्लाते हैं, जो कि वास्तव में संविधान निर्माता का सम्मान की बात हो, संविधान के सम्मान की बात हो, अक्षर से पालन करने की बात हो। भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्धता के साथ इस दायित्व को निभा रही है और संविधान को अपने धर्म ग्रंथ की तरह सम्मान करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए एसआईआर को हथियार बना रही है। और अगर भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तानी घुसपैठिया सीमा हैदर को वापस नहीं भेजती तो इस बात को मान लिया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो घुसपैठिए का मुद्दा है वो केवल राजनीतिक मुद्दा है। उनको किसी घुसपैठियों को ना पकड़ना है, ना उसकी पहचान करना, ना उसे वापस भेजना है। केवल राजनीतिक वोट बैंक की राजनीति के लिए उन शब्दों का इस्तेमाल करना। सहारनपुर में एसआईआर सर्वे के दौरान फर्जीवाड़े में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 भाइयों को गिरफ्तार किया है। दोनों पर वोटर लिस्ट फॉर्म पर फर्जी साइन करने का आरोप है।
सऊदी अरब में रह रहे भाई की जगह पर वोटर लिस्ट फॉर्म में साइन किए गए थे। इस मामले में 3 दिसंबर को केस दर्ज हुआ। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कुल मिलाकर पूरे यूपी में रोहिंग्या और घुसपैठियों पर एक्शन जारी है, जिसे लेकर सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में घुसपैठ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी यह कार्रवाइयां जारी रहेंगी और पूरी तरीके से घुसपैठिया से उत्तर प्रदेश को मुक्त कराने की तैयारी है। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत प्रसाद, न्यूज़ 18 लखनऊ। और वहीं मथुरा में बीएचपी की शौर्य यात्रा के दौरान कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने अयोध्या के बाद मथुरा काशी को लेने का आह्वान किया था, जिस पर एसपी सांसद रमाशंकर राजभर ने कड़ा ऐतराज जताया। एसपी सांसद रमाशंकर ने विवादित बयान में कहा कि देश में मठ और मंदिर सिर्फ भिखारी पैदा कर रहे हैं। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। कान्हा की नगरी मथुरा में बीएचपी ने शौर्य यात्रा निकाली। शहर की चौक बाजार से निकाली इस यात्रा का समापन अंगूठी वाटिका पर हुआ। इस यात्रा के दौरान अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा काशी की बारी है कि जयकारे लगाए गए। इस यात्रा में कथावाचक देवकीनंदन महाराज भी शामिल हुए और उन्होंने कहा कि जिस तरह अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है, उसी तरह मथुरा में भी भव्य मंदिर बनेगा। पूरी दुनिया उसकी गवाह बनेगी। प्लान में कर रहा हूँ, पाकिस्तान में कृष्ण मंदिर बनवाएंगे, पाकिस्तान में लाहौर में बनवाएंगे, कराची में बनवाएंगे और वो दिन दूर नहीं, ये कटोरा लेते हुए भीख मांगते नजर आएंगे। और हम काशी में भी मतलब विश्वनाथ मंदिर बनाने के बाद, मथुरा में कृष्ण भूमि मंदिर बनाने के बाद एक दिन पाकिस्तान में भी ठाकुर जी का मंदिर बनेगा। भाईचारे से निपटा जाएगा मामले को। कौन? मुस्लिम समाज के लोग कहते हैं, मथुरा के लोग कहते हैं भाईचारे से निपटा जाएगा। अब्दुल कलाम बन जाइए, रसखान बन जाइए, भाईचारे से निपटा दीजिए, हमारे दोनों जगह हमको दे दीजिए। देवकीनंदन ठाकुर के काशी मथुरा लेने वाले बयान पर एसपी सांसद रमाशंकर राजभर ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने विवादित बयान में कहा कि देश में मठ और मंदिर सिर्फ भिखारी पैदा कर रहे हैं। कौन रोक रहा है? ये ले ले, इनको पता नहीं है कि विद्यालय से आईएएस और पीसीएस पैदा होते हैं और मठ और मंदिरों से भिखारी पैदा होते हैं। ले ले, पूरे देश को भिखारी बना दे। ये आप कैसे कह रहे हैं? किसी संत पे इस तरीके से बयान क्या लगता है उचित है? देश संत चलाएंगे, लोकतंत्र को संत चलाएंगे। और इतना अगर संत ही बहुत बड़ी चीज है तो संत एमपी एमएलए बनना छोड़ दे। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के मथुरा काशी लेने वाले बयान पर सियासत जारी है। एसपी सांसद के विवादित बयान के बाद सियासी पारा और हाई हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के कथित शिलान्यास ने देश भर की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। बाबर के नाम पर सियासत शुरू हो चुकी है। बंगाल सरकार इसे फीता काट कार्यक्रम बता रखी है, लेकिन संत समाज इसे बड़ा विवाद मान रहा है। कई धर्म गुरुओं ने तो इस पर खुलकर चेतावनी भी दे डाली है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास हुआ तो इस मुद्दे की आग बंगाल से निकलकर देश भर में फैल गई। मुर्शिदाबाद में कथित तौर पर बाबरी मस्जिद के नाम पर किए गए कार्यक्रम ने पूरे देश में एक बार फिर मंदिर मस्जिद की राजनीति को गर्म कर दिया। पश्चिम बंगाल सरकार शुरू से कहती रही कि वहां किसी तरह का शिलान्यास नहीं हुआ, सिर्फ एक फीता काटने का कार्यक्रम था, लेकिन विपक्ष और संत समाज इसे एक बड़ा विवाद मान रहा है। जो लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं वो स्पष्ट करें कि बाबर के विचारों को लाइक करते हैं क्या। अगर वो बाबर के विचारों को लाइक करते हैं तो कंफर्म है वो देश के प्रति समर्पित नहीं है, और जो देश के प्रति समर्पित नहीं है उसे देश में रहने का कोई अधिकार नहीं।
इसी बीच सांप्रदायिक सौहार्द, संविधान और आस्था के नाम पर तमाम दावे हो रहे हैं। एक तरफ कुछ लोग इसे धार्मिक अधिकार बताते हैं, तो दूसरी तरफ कई संतों और धर्मगुरुओं ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे देश की शांति के लिए खतरनाक बताया। इससे पहले भी बंगाल में धार्मिक पहचान और राजनीति की टकराहट कई बार सुर्खियों में रही है और अब ये नया विवाद उस तनाव को और बढ़ाते हुए दिखाई दे रहा है। उनकी मंशा पूरी नहीं हो पाएगी। ममता नामतः हिंदू, वास्तव में भारत विरोधी महिला है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव ने देश भर में नई बहस छेड़ दी है। धार्मिक नेताओं से लेकर राजनीतिक चेहरों तक इस मुद्दे पर प्रतिक्रियाओं का सैलाब उमड़ रहा है। जब संविधान में ऐसा कोई क्लोज नहीं है तो जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं बाबरी मस्जिद बनने की, वो भी बंगाल में, अयोध्या में तो नहीं बना रहा है कोई। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, मुसलमान खामोश हो गया। अब देश के किसी भी कोने में अगर बाबर नाम से मस्जिद बन रही है तो ये संविधान की अनदेखी तो है नहीं। उनकी बात से सीधा सीधा ये समझ में आता है कि उनके लिए देश प्रेम नाम की कोई वस्तु नहीं है। देश के लिए वो सोचते ही नहीं, इसलिए उनको बाहर का एक व्यक्ति बाबर याद आ रहा है जो हमारे ऊपर हमलावर होकर आया था। तो ये एक बहुत ही एक ऐसा बयान है और एक ऐसा काम वो उन्होंने शुरू किया है जो जिसकी जितना भी निंदा की जाए उतनी कम। बंगाल चुनाव करीब है, ऐसे में बाबरी मस्जिद का ये विवाद सिर्फ धार्मिक मुद्दा नहीं रहा, बल्कि ये राज्य की राजनीति पर भी सीधा असर डालेगा। और लोकसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने गीत की सांस्कृतिक धरोहर आजादी के आंदोलन में उसकी प्रेरक शक्ति का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए हैं, ये उसका तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का तरीका था। इस मौके पर पीएम मोदी ने पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना का भी जिक्र किया है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। पीएम मोदी ने लोकसभा में वंदे मातरम पर विशेष बहस के दौरान कहा कि पिछली एक सदी में इस गीत के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर वंदे मातरम इतना महान था तो इसके साथ विश्वासघात क्यों हुआ? महात्मा गांधी की भावनाओं पर किन ताकतों का दबदबा था? इन वाक्यों ने तब करोड़ों देशवासियों को यह एहसास कराया कि लड़ाई किसी जमीन के टुकड़े के लिए नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ सत्ता के सिंहासन को कब्जा करने के लिए नहीं है। ये गुलामी की बेड़ियों को मुक्त कर हजारों साल की महान जो परंपराएं थी, महान संस्कृति, जो गौरवपूर्ण इतिहास था, उसको फिर से पुनर्जन्म कराने का संकल्प इसमें था। पीएम मोदी ने कहा कि 1937 में वंदे मातरम के विरोध की राजनीति तेज हुई, जब मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने इसके खिलाफ नारे लगाने शुरू किए। उस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना के बयानों की आलोचना करने के बजाय जिन्ना के विरोध के सिर्फ 5 दिन बाद ही वंदे मातरम की जांच शुरू कर दी। जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा, बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, लेकिन उल्टा हुआ। वो ऐसा क्यों कर रहे वो तो पूछा ही नहीं, न जाना, लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने उस दौर में वंदे मातरम के प्रति अपने रुख को स्पष्ट करने के बजाय मुस्लिम लीग के दबाव में आकर कदम उठाए। इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता किया और उसी का नतीजा बाद में देश के विभाजन को स्वीकार करने के रूप में सामने आया। उन्होंने कहा कि आज इंडियन नेशनल कांग्रेस
एमएमसी बन गई है। कांग्रेस और उसके नाम का इस्तेमाल करने वाले समूह आज भी वंदे मातरम को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। लोकसभा में पीएम मोदी के बयान के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि नेहरू के कहने पर वंदे मातरम का विभाजन हुआ था। और वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और इमरान मसूद ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है, इसलिए वंदे मातरम का मुद्दा गरमाया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर संसद में विशेष चर्चा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। एक दिन ऐसा आएगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि वंदे मातरम कभी इस्लाम विरोधी नहीं था, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा माहौल बनने दिया और तुष्टीकरण की राजनीति की। आज जब हम वंदे मातरम की 1.5 शताब्दी की गौरवशाली यात्रा का उत्सव मना रहे हैं, तब यह सच स्वीकार करना पड़ेगा कि वंदे मातरम के साथ जो न्याय होना चाहिए था वह न्याय नहीं हुआ। आज आजाद भारत में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को बराबर का दर्जा देने की बात की गई थी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है, इसलिए वंदे मातरम का मुद्दा गरमाया जा रहा है। हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी अध्यक्ष महोदय, कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। क्या था हमारा हाल? वहाँ जो जानवरों को अनाज खिलाया जाता था वो अनाज खाते थे हम। नेहरू जी ने खाद्यान्न के अंदर आत्मनिर्भर किया, नेहरू जी ने वैज्ञानिक सोच पैदा की, नेहरू जी ने देश को आगे ले जाने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कराया। नेहरू जी के ब्लूप्रिंट पे देश खड़ा हुआ, इनके ब्लूप्रिंट पे खड़ा है क्या? वहीं इमरान मसूद ने कहा कि देश नेहरू के ब्लूप्रिंट पर खड़ा है। वहीं बीजेपी ने पलटवार कर कहा कि नेहरू के कहने पर वंदे मातरम का विभाजन हुआ था। 1937 के इसी अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर वंदे मातरम के सीने पर छुरा भोंका गया, वंदे मातरम का विभाजन हुआ, वंदे मातरम के साथ विश्वासघात हुआ और वंदे मातरम की कई पैराग्राफ्स जिसमें त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी का जिक्र था, उसे काट दिया गया। लोकसभा में राजनाथ सिंह ने कहा कि जिन्ना के चश्मे से भारत देखने वालों को ही वंदे मातरम सांप्रदायिक लगता है। इससे पहले पीएम मोदी ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला था, जिस पर बार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी के भाषण पर सियासी पारा हाई हुआ। विपक्ष ने पीएम के बयान पर सवाल उठाए और वंदे मातरम को देशभक्ति की जगह सियासत का हथियार बनाने का आरोप लगाया। और वहीं एनडीए नेताओं ने भी पलटवार किया। ये 150वें वर्ष में जब हम वंदे मातरम याद कर रहे हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को हम याद कर रहे हैं कि उन्होंने इतना महान गीत हमें दिया है। सत्ता पक्ष के लोग समय समय पर हमें देखने को मिलता है कि जो महापुरुष उनके नहीं हैं या जो चीज उनकी अच्छी नहीं है, उनको वो ऊन करना चाहते हैं। कुछ लोग वंदे मातरम को थोपने पर लगे हुए हैं, जबकि देश का संविधान आर्टिकल 19 में ये कहता है कि हर आदमी को इजहार राय की आजादी है, यानी वो जो बोलना चाहे, जो ना बोलना चाहे, उसको ये संवैधानिक आजादी है। उस पर कोई चीज उसकी मर्जी के खिलाफ, उसकी आस्था के खिलाफ थोपी नहीं जा सकती। आज़ादी के हमारे जितने स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, किस तरीके की भावना को
ये उजागर करता था आपके भीतर। तो मैं मानता हूँ कि युवा पीढ़ी और बेहतर तरीके से वंदे मातरम और इसके महत्व और ख़ास तौर पर इसकी भावना को समझे, उसके लिए। आगे बढ़ते हैं। कफ सिरप मामले में पुलिस का एक्शन जारी है। वाराणसी में कफ सिरप मामले में नाम जोड़कर भ्रम फैलाए जाने को लेकर केस दर्ज हुआ है और पूर्व IPS ऑफिसर अमिताभ ठाकुर के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। अमरीश सिंह भोला का नाम सोशल मीडिया से जोड़े जाने पर यह मुकदमा दर्ज है। हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व पदाधिकारी हैं अमरीश सिंह भोला। अमरीश सिंह भोला को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाया जा रहा था। वाराणसी के चौक थाने में केस दर्ज हुआ है। कोडीन कफ सिरप केस को लेकर आज पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डीजीपी ने बताया कि इस मामले में SIT भी गठित की गई है। ईडी भी इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। कफ सिरप केस में यूपी पुलिस और SIT लगातार कार्रवाई में जुटी है। लखनऊ में पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस मामले को काफी विस्तार से जानकारी दी। नशीली कोडीन मिक्स कफ सिरप की अवैध बिक्री और तस्करी के खिलाफ योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत बड़ी कार्रवाई की है। सीएम योगी के निर्देश पर पूरे मामले की जांच के लिए SIT गठित करने का ऐलान किया गया है। पूरे मामले में प्रदेश सरकार पूरी गंभीरता से और बहुत ही सख्ती से इस प्रकरण में शुरुआती दौर से ही डील कर रही है। आगे जैसे जैसे जानकारी प्राप्त होगी आपको बताया जाएगा। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देशित किया है कि इस पूरे, चूंकि कई जिलों में 5-7 जिलों में फैला हुआ है, तो बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए स्टेट लेवल पे भी एक SIT, एक IG लेवल के ऑफिसर के द्वारा अध्यक्षता में बनाई जाएगी, जो इस पूरे मामले को कोऑर्डिनेट करेगी। यूपी डीजीपी ने पिछले 2 महीनों में बड़े पैमाने पर सबूत जुटाने के बाद बड़े स्तर पर छापेमारी की है। कफ सिरप मामले में अब तक 28 जिले में 128 केस दर्ज किए गए हैं। कोडीन मिक्स कफ सिरप की 3.5 लाख से ज्यादा बोतलें बरामद की गई हैं। 35 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें बड़े सप्लायर और स्टॉकिस्ट शामिल हैं। 40 जिलों में सिरप के थोक विक्रेताओं की जांच पड़ताल की गई है। गाजियाबाद में 4 ट्रक, दूसरे जिलों से भी 1 ट्रक यानी 5 ट्रक कफ सिरप पकड़े गए। कुल मिलाकर के 128 मुकदमे FSDA द्वारा दर्ज किए गए हैं। इसी क्रम में जनपदीय पुलिस के द्वारा भी करीब 20 दिन पहले सोनभद्र में 1 ट्रक कफ सिरप पकड़ा गया था। उसके बाद उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, उसी एविडेंस को आगे बढ़ाते हुए रांची में 1 ट्रक कफ सिरप की रिकवरी हुई। गाजियाबाद में 4 ट्रक सिरप की रिकवरी हुई। भोला जायसवाल, राणा और सौरभ त्यागी अब तक ये प्रमुख आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बाकी 2 मुख्य आरोपियों पर भी जल्द कार्रवाई होने की बात की गई है। पुलिस को इनपुट मिला है कि ये नशीला कफ सिरप बड़े पैमाने पर बांग्लादेश और नेपाल में तस्करी के लिए भेजा जा रहा था। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और मनी ट्रेल की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।